पाकिस्तान के स्टार्टअप इकोसिस्टम में एयरलिफ्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा बात की जाती थी। पाकिस्तान के साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने भी इसकी तारीफ़ की। इसके अंदर इन्वेस्टमेंट आने को पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए एक पॉजिटिव साइन करार दिया और सदर आरिफ अलवी ने भी एयरलिफ्ट का ज़िक्र अपनी स्पीच के अंदर किया था। आज की वीडियो में हम एयरलिफ्ट की नाकामी को समझने की कोशिश करेंगे। मेरे ख़्याल में जो एयरलिफ्ट है इसकी नाकामी के 2 असबाब हैं। पहला सबब उसके बिज़नेस मॉडल के अंदर मौजूद सस्टेनेबिलिटी के इश्यू को हाइलाइट करता है। सबसे पहले ये समझते हैं कि एयरलिफ्ट का बिज़नेस मॉडल एक्चुअली था क्या? बुनियादी तौर पे एयरलिफ्ट एक कम्यूट करने के लिए एक कारपूल की तरह जिस तरह आप इस्तेमाल करते हैं, इस तरह से अगर आपने ट्रैवल करना है विद इन सिटी डिफरेंट लोकेशंस को, तो आप एयरलिफ्ट की बस को इस्तेमाल करते हुए ट्रैवल कर सकते थे। फिर कोरोना आ गया तो एयरलिफ्ट ने बहुत जल्दी अडॉप्ट करते हुए अपने इस कम्यूट वाले बिज़नेस को, इस ट्रैवल वाले बिज़नेस को ग्रोसरी स्टोर वाले और जो क्विक कॉमर्स की कंपनी के तौर पे अपने बिज़नेस मॉडल को रीडिफाइन कर लिया। क्विक कॉमर्स का मतलब ये होता है कि अगर आपको घर में कोई चीज़ चाहिए, तो आप उस कंपनी को ऑर्डर करते हैं, वो आपको परचेज़ करके आपके डोर स्टेप के ऊपर वो चीज़ डिलीवर कर देती है। तो क्विक कॉमर्स के बिज़नेस मॉडल में जैसे ही इन्होंने अपने आप को ट्रांसफ़ॉर्म किया, तो बहुत ही कामयाबी के साथ इन्होंने अपने बिज़नेस को भी एक्सपैंड किया और दुनिया से जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, उनसे मज़ीद सरमाया भी हासिल किया और इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी बात भी हुई कि एयरलिफ्ट ने दुनिया से ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करने के लिए जो स्ट्रैटेजी इस्तेमाल की है, उसके बारे में तमाम बिज़नेस के अंदर काम करने वाले स्टार्टअप्स को भी इनको एज़ ए मॉडल स्टडी करना चाहिए। तो अब आते हैं कि इनके जो बिज़नेस मॉडल है, उसमें सस्टेनेबिलिटी के क्या मसाइल हैं। जब भी किसी बिज़नेस की फिज़िबिलिटी की बात की जाती है, तो एक जो बुनियादी सवाल होता है, जो उस बिज़नेस ओनर ने या उस बिज़नेस को स्टार्टअप के जो रन करने वाला है उसको देना होता है, वो ये होता है कि क्या इतनी सब्सटैंशियल मार्केट एग्ज़िस्ट करती है, जिसको सर्व करके आप बिज़नेस करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे आपकी जो पोटेंशियल और टारगेट मार्केट है, उसका साइज़ इतना सब्सटैंशियल और सिग्निफिकेंट ज़रूर होना चाहिए कि अगर आप फॉर द लॉन्ग रन ऑपरेट करते हैं, तो उसकी जो रेपिटेटिव सेल्स होंगी वो इतनी ज़्यादा होंगी कि आपके जो बिज़नेस मॉडल है, उसका जो कैश फ्लो है, कभी भी कैश क्रंच की सूरत-ए-हाल नहीं पैदा होगी और आपको कभी भी ये फ़ील नहीं होगा कि आई एम शॉर्ट ऑफ द कस्टमर्स। अब कस्टमर ही कम हो गए हैं। देखिए, इसमें जो सब्सिडी का मसला है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर क्या ये नीड एग्ज़िस्ट करती है, जिस नीड को पूरा करने के लिए ये एंटरप्रेन्योरशिप का वेंचर लॉन्च किया गया या रीडिफाइन किया जब इन्होंने अपने बिज़नेस मॉडल को। पाकिस्तान के अंदर शायद एक बहुत ही छोटी-सी एलीट क्लास तो ऐसी ज़रूर है, जो ये समझती है कि उनको क्विक कॉमर्स की कंपनी की ज़रूरत है। पाकिस्तान के बड़े शहरों के कुछ ऐसे इलाके ज़रूर होंगे, जहाँ पे क्विक कॉमर्स कंपनी की ज़रूरत महसूस होती होगी, लेकिन एट अ लार्जर स्केल पिछले दिनों एक सर्वे में मैंने पढ़ा कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 9 लाख ग्रोसरी स्टोर्स हैं, जहाँ पे आप हर गली के नुक्कड़ के ऊपर एक ऐसा ग्रोसरी स्टोर पाते हैं, जहाँ से आपको ज़रूरत की तमाम चीज़ें मिल जाती हैं। आप वॉक करके भी जा सकते हैं, बच्चे को भी भेज सकते हैं। तो जो सस्टेनेबिलिटी के हवाले से पहला मसला था, वो मेरे ख़्याल में ये है कि जो बिज़नेस मॉडल है, जो कि एम कर रहा है जिस टारगेट कस्टमर को, जिस टारगेट मार्केट को, उसके अंदर उतना पोटेंशियल ही मौजूद नहीं है, क्योंकि आप जो नीड पूरी कर रहे हैं, जो सॉल्यूशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं, वो क्विक कॉमर्स का है कि आपको घर बैठे हुए अंडे, ब्रेड, दही, दूध कोई ऐसी चीज़ चाहिए तो आप ऑर्डर करते हैं, तो आपको वो घर पे डिलीवर कर दी जाती है। तो पहला तो सस्टेनेबिलिटी का और जो साइज़ ऑफ द कस्टमर है, जो साइज़ ऑफ द टारगेट कस्टमर है सही तरह अल्फ़ाज़ में, वो बहुत छोटा था। दूसरा, जो बिज़नेस की कामयाबी के लिए की कंपोनेंट होता है, वो ये होता है कि आपके बिज़नेस मॉडल के अंदर इनबिल्ट इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि अगर आपको बाहर से फंडिंग नहीं भी मिलती, वेंचर कैपिटलिस्ट जो वीसी जिनको कहा जाता है, अगर वो नहीं भी इन्वेस्ट करते, तो आपका इनबिल्ट बिज़नेस मॉडल इतना सॉलिड, इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि वो आपके बिज़नेस को फॉर द लॉन्गर रन
सस्टेन करा सके और उसमें जो फाइनेंशियल क्रंच और कैश क्रंच के जो मसाइल हैं वो पैदा ना हो सकें। एयरलिफ्ट के केस में हमें नज़र ये आता है कि एयरलिफ्ट की स्ट्रैटेजी में हमें ये नज़र आता है कि चूँकि उस वक़्त पूरी दुनिया में जो अमेरिका और यूरोप के अंदर इंटरेस्ट रेट है बहुत कम हो चुका था, 2-3% पे आ गया था। तो अब वहाँ का जो इन्वेस्टर है, जो वहाँ का वेंचर कैपिटलिस्ट है, वहाँ का जो वीसी है, उसको इमर्जिंग और जो उभरती हुई मार्केट्स हैं, जहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी बहुत ज़्यादा था, बिज़नेस का पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा था, वहाँ पे ऐसे पोटेंशियल कंपनीज़ देखनी थी जहाँ पे इन्वेस्ट किया जा सके और ज़्यादा पैसा कमाया जा सके। अब दिस वाज़ द राइट टाइम फॉर एयरलिफ्ट कि उसको बाहर से फंडिंग मिल गई। अब हुआ ये कि जब बाहर से फंडिंग मिल गई, तो एयरलिफ्ट ने बजाय इसके कि अपने स्ट्रॉन्ग सॉलिड बिज़नेस मॉडल के ऊपर काम करते, दे डिसाइडेड कि दे विल सब्स्टिट्यूट फॉर द कैश टुवर्ड्स वेंचर कैपिटलिस्ट। तो कभी भी आप वेंचर कैपिटलिस्ट की मनी के ऊपर अपना कोई भी बिजनेस मॉडल सस्टेनेबल तरीके से लॉन्ग रन में रन नहीं कर सकते जब आपके अपने बिजनेस मॉडल के अंदर इतनी सकत मौजूद ना हो कि वो आपके जो बिजनेस ऑपरेशंस हैं उनको फॉर द लॉन्गर रन चला सके। इसी तरह की जब ये वेंचर कैपिटलिस्ट की इन्वेस्टमेंट आई थी 85 बिलियन की, तो उस वक्त ब्लूमबर्ग के ऊपर भी इसकी स्टोरी छपी थी। ये पाकिस्तान की एक स्टार्टअप है जो क्विक कॉमर्स में काम करती है। उन्होंने 85 मिलियन की एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट सिक्योर की है। इसी के बाद हमारे मीडिया के अंदर भी और हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने भी इस बात को सेलिब्रेट किया था। तो जो पहला मसला है मेरे नज़र में, वो बिज़नेस मॉडल के अंदर ही है और सस्टेनेबिलिटी के हवाले से है कि बिज़नेस मॉडल इस तरह का था ही नहीं जो लॉन्ग टर्म सस्टेन कर सके। अब आते हैं जो बिज़नेस मॉडल का ही मसला है, लेकिन वो फाइनेंशियल एस्पेक्ट का मसला है। और फाइनेंशियल एस्पेक्ट का मसला ये है कि 2021 के अंदर जो ग्रॉस रेवेन्यू था एयरलिफ्ट का, जो सेल्स थी, वो 33 मिलियन थी। अब ये बहुत बड़ा नंबर है। तो 33 मिलियन का मतलब है कि 3 करोड़ तकरीबन 30 लाख आपने मिलियन डॉलर के अंदर अपनी सेल्स की हैं और प्रॉफिट कितना आपने कमाया है, वो तकरीबन 8 लाख डॉलर बनता है, जो कि अगर आप कंपेयर करें सेल्स को प्रॉफिट के साथ वो 2.5% है, जो कि बहुत ही कम है। अगर आप 33 मिलियन यूएस डॉलर पाकिस्तानी किसी बैंक में रख देते तो पाकिस्तानी बैंक आपको 10% उसके ऊपर रिटर्न दे देता, विदाउट एनी इंफ्रास्ट्रक्चर, विदाउट एनी रिस्क, विदाउट एनी ऑपरेशंस, विदाउट एनी सप्लाई चेन। किसी भी बिजनेस के तरद्दुद किए बगैर आपको हो सकता है 10-12% बैंक से मिल जाता, लेकिन आप एक पूरी कंपनी रन कर रहे हैं जिसने एक साल के अंदर इतना बड़ा रेवेन्यू भी कमाया है। ये नहीं कि सेल्स नहीं हो रही, सेल्स का वॉल्यूम भी नजर आ रहा है, लेकिन उसमें प्रॉफिट सिर्फ 2.5 नजर आ रहा है। तो 2.5% जो प्रॉफिट है ये तो कभी सस्टेनेबल ही नहीं हो सकता। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन 20% है। तो बेसिकली ये जो कंपनी है, ये अगर आप सिर्फ इन दो नंबर्स को ही देखें तो तकरीबन 18-20% माइनस में जा रही है। साल काम करने के बाद 33 मिलियन यूएस डॉलर की सेल करने के बाद कंपनी 18-20% के लॉस के ऊपर है। तो ये कंपनी का जो फाइनेंशियल प्रूडेंस है वो आपको यहाँ पे लैग करती हुई नजर आती है। दूसरा, एक और जो बड़ा कॉमन एक फिनोमेना नज़र आता है एयरलिफ्ट और तमाम स्टार्टअप के इकोसिस्टम में, वो हमें ये नज़र आता है कि कंपनीज़ की जो वैल्यूएशन होती है, उनकी जो कीमत का तयन किया जाता है या उनको बाहर से जो सरमायाकारी मिलती है, जो इन्वेस्टमेंट मिलती है, वो उसको जब भी प्रमोट करते हैं, जब भी उसको कोट करते हैं इवन अपने बिज़नेस मॉडल्स में, तो वो यूएसडी का नंबर इस्तेमाल करते हैं। क्यों? अब ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है, जो कि तमाम इकोनॉमी को समझने वाले, बिज़नेस और कॉमर्स को समझने की कोशिश करने वाले लोगों को उठाना चाहिए कि आप जब भी वैल्यूएशन की बात करते हैं और जब भी इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, जैसे एयरलिफ्ट के सीईओ ने कहा भी था कि हमने जो हमारी जो 85 मिलियन की हमने ये इन्वेस्टमेंट सिक्योर की है, तो उसके बाद हमारी जो वैल्यूएशन है वो यूएसडी 275 मिलियन हो चुकी है। अब ये तमाम नंबर जैसे मैंने पहले अर्ज किया, अगर आप मीडिया में इनको देखेंगे तो आपको हमेशा तमाम ये नंबर्स इन्वेस्टमेंट के और वैल्यूएशन के स्टार्टअप वाले लोग डॉलर्स में बताते हुए नजर आएंगे। अब इस पे जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि पिछले 4-5 साल का अगर आप डाटा उठाएं तो पाकिस्तानी रुपए ने डॉलर के मुकाबले में 100% अपनी वैल्यू खोई है। 5 सालों में 100% खोई है, तो बेसिकली एनुअल एवरेज आप निकालें तो वो 20% की निकलती है। अब इसकी इम्प्लीकेशन क्या है?
इस पॉइंट की अहमियत क्यों है? देखिए, इस तरह समझें इसको कि एक कंपनी जो पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट कर रही है, पाकिस्तान के अंदर खर्चा करती है, पाकिस्तान के अंदर रेवेन्यू कमाती है, पाकिस्तान के अंदर वो प्रॉफ़िट कमाती है। ये तीनों नंबर्स पाकिस्तान की फंक्शनल करेंसी पीकेआर के अंदर होते हैं। तो अगर तो आप अमेरिका में बैठे हैं, तो आप डॉलर में ज़रूर करें। आप यूरोप में बैठे हैं, आप यूरो में करें। आप कनाडा में बैठे हैं, तो आप डॉलर या यूरो जिसमें मर्ज़ी करें, क्योंकि उन करेंसीज़ का डॉलर के मुकाबले में जो स्टेबिलिटी है, वो बहुत ज़्यादा है, जो फ्लक्चुएशन है, वो बहुत कम है। पाकिस्तानी करेंसी जिसके अंदर ऑन एन एवरेज 20% एनुअल डिक्लाइन आता है, उसके अंदर आप वैल्यूएशन कर रहे हैं, उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं। अब इसकी इम्प्लीकेशन दूसरी क्या बनती है? वो ये है कि जब आपने $85 मिलियन डॉलर में इन्वेस्टमेंट ली और आपकी करेंसी एनुअली 20% डेप्रिशिएट कर रही है, तो इसका क्या मतलब है कि आपका बिजनेस मॉडल हर साल ऑन एन एवरेज विदाउट एनीथिंग, विदाउट एनी ऑपरेशंस, विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी सेल्स 20% के लॉस के ऊपर है। क्योंकि आपने उस डॉलर के मुकाबले में जो पैसा लिया है, जो इन्वेस्टमेंट ली है, जो डेट लिया है, इसके बदले में आपने रीपे करना है प्रॉफिट। तो जब वो डॉलर में इन्वेस्टमेंट आई होगी, तो डॉलर वाला बंदा तो डॉलर में इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न मांगेगा। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में आप पहले दिन ही 20% के लॉस के ऊपर हैं। अब इसके बाद अगली बात चलनी है। तो ये दो बुनियादी मसाइल हैं जो कि मेरे ख्याल में बिजनेस मॉडल के अंदर एग्जिस्ट करते थे एयरलिफ्ट के, जिसकी वजह से एयरलिफ्ट को पाकिस्तान के अंदर अपने बिज़नेस ऑपरेशंस को ख़त्म करना पड़ा। तो ये हमारे इकोसिस्टम जो स्टार्टअप का बना है पिछले चंद सालों में, उसके लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि लग ये रहा था कि पाकिस्तान के अंदर भी जो टेक बेस्ड कंपनीज़ हैं, जो सिर्फ़ प्लेटफ़ॉर्म मुहैया करती हैं, वो भी एक कामयाब बिज़नेस वेंचर के तौर पे पाकिस्तान की मार्केट के अंदर ऑपरेट कर सकती हैं। लेकिन एयरलिफ्ट के एक्सपीरियंस से हमें ये लगता है कि शायद हमारा ये ख्वाब अभी चंद साल मज़ीद पूरा नहीं होगा, क्योंकि इस वक़्त दुनिया में जो ग्लोबल बिज़नेस का मॉडल चल रहा है, वो यही है कि आपने कस्टमर्स को और कंपनीज़ को सिर्फ़ एंगेज कर देना है, आपने प्लेटफ़ॉर्म मुहैया करना है। मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, आप कंटेंट कंज़्यूम कर रहे हैं और यूट्यूब इससे बिज़नेस जनरेट कर रहा है। कंटेंट मैं बनाता हूँ, इस्तेमाल आपने करना है। एक इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, वो इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो इसमें यूट्यूब पैसा कमा रहा है। फेसबुक दुनिया की सबसे बड़ी कंटेंट की कंपनी है, अपना कंटेंट क्रिएट ही नहीं करती, मैं और आप उसके लिए कंटेंट क्रिएट करते हैं। इसी तरह से क्रीम है, इसी तरह से उबर है, एयरबीएनबी है और इस तरह की बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कि एज़ अ प्लेटफ़ॉर्म इस्तेमाल होती हैं और वहाँ से कस्टमर्स को और जो कंपनीज़ हैं और जो बेचने वाले हैं, जो खरीदने वाले हैं, उनको जॉइन किया जाता है और उससे बिज़नेस कमाया जाता है। तो शायद पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर अभी इतनी ज़्यादा सकत उस तरह से मौजूद नहीं है कि एक बहुत बड़ी कंपनी जिसने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट भी सिक्योर की और उसका बहुत नाम भी और दुनिया के ग्लोबल मीडिया के अंदर उसको रिपोर्ट भी किया गया। अनफॉर्चुनेटली उसका बिज़नेस पाकिस्तान के अंदर ख़त्म हो गया है। तो लेट्स सी कि इन लर्निंग से बिज़नेस मॉडल को जो फ़ाइनेंशियल एस्पेक्ट है या सस्टेनेबिलिटी का एस्पेक्ट है, इससे हम कौन-कौन सी लर्निंग्स ड्रॉ कर सकते हैं और ताकि फ्यूचर के अंदर अगर कुछ तरह का वेंचर आता है, तो वो इन गलतियों को दोहराए बगैर अपने बिज़नेस को पाकिस्तान में कामयाबी से रन कर सके।